कॉमनली लोगों को ये टीच करते थे कि अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं, 40s में आ गए हैं, तो ईयरली हेल्थ चेकअप या बाई ईयरली 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करके यू शुड नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। तो ये एक स्टैंडर्ड चीजें हैं। लेकिन जब से अब चीजें जो इतनी चेंज हुई हैं, स्ट्रेस लेवल, फैमिली में हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट्स, आपका डायबिटीज, स्मोकिंग, तो अब तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि हार्ट से रिलेटेड थी, तो यू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग एज अर्ली एज योर 30। आप जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, अपने ब्लड शुगर लेवल्स पते होने चाहिए, और कुछ बेसिक टेस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल्स के टेस्ट होते हैं, क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, और इससे सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो अपना इकोकार्डियोग्राफी तो जरूर होना चाहिए, जिससे हम देखो बीमारी तो हमारे जीन्स में है, या हमारी जो भी हमारे साथ डायबिटीज या हाइपरटेंशन हमारे फैमिली में कैरी हो रहा है वो हमें लाएगा, बट हम अर्ली अगर इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो वी कैन स्लो द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। तो व्हाट coronary artery disease is to be developing in 50 years, we can delay it to 60 or 70 years। तो वो प्रोडक्टिव लाइफ तुम्हारा आपके जिंदगी में ऐड करेगा। और बाकी चीजें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रात को नींद से अचानक उठना और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होना। अगर ऐसा आपको बार बार हो रहा है, रेगुलर लेवल पे हो रहा है, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप दिन भर काम करते हैं और शाम को आप एब्जॉर्व कर रहे हैं कि आपके पैरों में सूजन आ जा रही है, तो आपको स्क्रीन करना चाहिए। आप अपने कलीग के साथ, अगर आपका ऑफिस सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे है, आप क्लाइंब कर रहे हैं, ही कैन डू इट, बट एट द सेम एज यू आर टेकिंग टाइम और यू आर फीलिंग ब्रेथलेस और यू आर नॉट एबल टू डू इट, तब आपको स्क्रीन करना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग सतर्क रहें तो बहुत अर्ली स्टेज पे हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे और उसको सही रास्ते में ले जाके हम इनको डिले भी कर सकते हैं, और मे बी कभी ऐसा जरूरत नहीं ना पड़े कि कभी स्टेंट और सर्जरी की जरूरत पड़े, हम डेली लाइफ को ही ऐसा बेहतर कर लेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हार्ट की बीमारी इस समय विश्व में और हमारे देश में मृत्यु का पहला कारण है। इसीलिए जनता में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स यानी उसके कौन सी चीज़ें हैं बनने में या हार्ट की बीमारी को होने में सहयोग करती हैं, और उससे कैसे बचा जाए। बेसिकली हार्ट की नसों में जब कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कई सालों से 15-20 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लेकिन जब वो कोलेस्ट्रॉल का थक्का या ब्लॉकेज जिसको कहते हैं, जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हार्ट में खून बहना बंद हो जाता है अचानक से, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें हार्ट की मांसपेशियों को अचानक से ब्लड बंद हो जाता है, इसलिए हार्ट का एक काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है और उसका डैमेज परमानेंट होने का भी रिस्क रहता है। इसलिए मरीज को सीने में दर्द होता है, और इस प्रक्रिया में हार्ट अटैक में 10 से 15% मरीजों की जान जा सकती है। पहले हार्ट अटैक की बीमारी 60 से 70 साल में ही हुआ करती थी, लेकिन जैसा अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 30 से 40 साल की उम्र में भी हो रहा है। रीज़न ये है कि एक तो सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रही है, यंग लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। हम लोग पहले साइकिल पैदल ज़्यादा चलते थे, अब स्कूटर, कार या बसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। डाइट में हम लोग की अब क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने के साथ हमारे डाइट में कोलेस्ट्रॉल का इंटेक भी बढ़ता जा रहा है, और साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी धीरे धीरे व्याप्त हो रही हैं। जो ये 5-6 कारण हैं जो हार्ट अटैक को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। यंग एज के जो हार्ट अटैक होते हैं वो ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक होते हैं। कैटास्ट्रोफिक से आई मीन टू से कि जानलेवा, क्योंकि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे जैसे बॉडी हमारी एजिंग होती है, हमारे हार्ट में छोटी छोटी नसें जिसको हम कोलैटरल्स बोलते हैं वो डेवलप कर जाती हैं। तो फिर भी अगर हमारे पास 60-70 में कोई हार्ट अटैक के साथ आता है, तो उसको सेव करना या उसके हार्ट अटैक से जो नुकसान होने का रिस्क है वो कम होता है रिलेटिव टू द यंग पीपल, क्योंकि यंग लोगों में कोरोनरी आर्टरीज तो ठीक होती हैं, उनके कोलैटरल्स जो छोटी छोटी नसें नहीं बनी होती। तो जब भी हार्ट अटैक आता है, बहुत मेजर अटैक होता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे एरिया को डेड कर सकता है। अब जहाँ तक हम बात करें कि ये लोग फिट हैं और जिम्स कर रहे हैं या अपने वर्कआउट कर रहे हैं, तो अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है ये मैं कोरोना पीरियड को एट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि लास्ट 2 साल में हमारे लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हुई है। वो हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो, हमारा स्ट्रेस लेवल हो, हमारा अकेलापन हो,
सारी चीजें बिल्टअप हुई है। द थिंग्स लाइक वर्क फ्रॉम होम जो शुरू हुआ है, जो लोग सोसाइटी से अलूफ हो गए हैं, अपने घर में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत लोगों के पास जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो ये सब चीजें ऐड कर दी हैं मिजरी को। जहां तक जिम की बात करें, इट इज माइंडलेसली फॉलोड कि आप, मेरा ये फ्रेंड जिम जा रहा है या जिम जाने से अच्छा होता है, तो लोग जिम के ऊपर जंप करते हैं कि हमें जिम करना है, और दे आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स और इस तरह की चीजें। तो जब भी हम जिम करते हैं, हमें ये समझना है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल का फ्लक्चुएशन होता है। मतलब इफ वी आर रनिंग और हैवी वेट्स उठा रहे हैं, तो एक ब्लड प्रेशर बहुत हाई जाता है, और फिर जब हम रेस्ट करते हैं लो जाता है। तो दीज फ्लक्चुएशंस इटसेल्फ कैन कॉज हार्ट अटैक बाय हैविंग द कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शंस और प्लाक रप्चर्स। तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है, लेकिन कस्टमाइज करना है। अगर मैं सीडेंट्री लाइफ में था, तो आज मैं तुरंत ट्रेडमिल पे जंप करके 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता हूँ। मुझे अपने बॉडी को ट्रेन करना है, वार्म अप करना है, और बेटर है कि अगर हम ट्रेनर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि दीज पीपल आर ट्रेन फॉर दैट थिंग। हमें अपनी बॉडी को समझना है और उसको यूज करना है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिम में जो जाते हैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, क्योंकि इट इज लाइक दे वांट टू बिल्ड देयर बॉडी रादर देन दे वांट टू बी फिट। तो इन सप्लीमेंट में भी माइंडलेसली चीज़ें गलत यूज होती हैं, अगर ये प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं ली गई है। बहुत कॉमन है स्टेरॉइड्स का देना, प्रोटीन का बिल्ड करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए। तो ये चीज़ें हार्ट को तो प्रॉब्लम करती ही हैं। बहुत सारे केसेस हमने किडनी फेलियर के साथ भी देखे हैं, जो यंग लोग हमारे पास आते हैं माइंडलेसली जिम एंड जिम प्रोडक्ट्स के कारण। हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम होने के रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे मैंने पहले ही बताया था, वो कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट डिजीज से सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है। तो जितना आपका खराब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा, उतना ही आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं। उसी तरह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जितना आपका कम होगा, आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन है, अपोलाइपोप्रोटीन ए। ये नए मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये भी हम आजकल टेस्ट करने लगे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपके हार्ट के डिजीज होने के चांसेस क्या हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होते हैं, कम होते हैं। ये एक भ्रांति है। हार्ट अटैक की वजह से महिलाओं में उतनी ही मृत्यु दर का कारण है जितना कि पुरुषों में है। कई बार महिलाओं में सिम्टम्स जो हैं वो बहुत अलग होते हैं, उनके एटिपिकल सिम्टम होते हैं, टिपिकल सिम्टम नहीं होते हैं। और अक्सर इन सिम्टम्स को वो खुद भी नजरअंदाज कर देती हैं, और कई बार फिजिशियंस भी नजरअंदाज कर देते हैं। उनको क्लासिकल सिम्टम्स कई बार नहीं होते हैं, और अदर सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि बदहजमी का होना, या उनके पेट में ज्यादा दर्द है, या बैक में पेन है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। चेस्ट पेन उतना क्लासिकल नहीं होता है जितना कि पुरुषों में होता है, पर इसका डिजीज सिवियरिटी से कोई संबंध नहीं है, और उनको डिजीज उतनी ही सिवियर हो सकती है जितनी कि पुरुषों में। अगर किसी को भी सीने में दर्द हो रहा हो, तो ये कैसे जाना जाए कि ये हार्ट अटैक की वजह से दर्द हो रहा है या गैस की वजह से हो रहा है? ये बताना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि किसी भी जो सीने के दर्द है, उसको अगर हम हल्के में लेते हैं तो वो कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है। और वो अगर एक्चुअली में हार्ट अटैक है और हम अगर गैस का दर्द समझ रहे हैं उसको, तो वो परेशानी भी हमारे लिए पैदा कर सकता है और हमारी बीमारी को और बढ़ा भी सकता है। गैस जब होती है, उस वक्त में पेट से संबंधित विकार, जैसे कि पेट का फूलना, थोड़ा कब्जियत का होना, लूज मोशन होना, पेट में मरोड़ होना, इस तरीके के भी कुछ न कुछ लक्षण सामान्यतया मिलते हैं, अपच का होना। लेकिन ऐसे इसके उलट में जब हार्ट अटैक का पेन होता है, तो वो पेन काफ़ी इंटेंस होता है। वो ऐसा लगता है कि वो क्रश कर रहा है, कोई सीने पे पत्थर रखा हुआ है, और तेज़ दर्द है, वो स्क्वीजिंग, दबाने वाला पेन होता है। तो ऐसे पेन के साथ साथ में अगर सांस भी फूल रही है, हार्ट की हमारी धड़कन भी तेज़ बढ़ रही है, साथ में ये जो सीने का दर्द है वो हमारे अगर बाएं हाथ में, कंधे पर, जबड़े में, अगर वहाँ पे रिफ़र हो रहा है, वहाँ तक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सब लक्षण हार्ट अटैक की तरफ ज़्यादा आते हैं। स्पेशली हार्ट अटैक के पेशेंट में चक्कर आना और ठंडा पसीना होना, कोल्ड स्वेटिंग जिसको कहते हैं, वो काफ़ी देखा गया है कि वो माथे पर काफ़ी कोल्ड स्वेटिंग भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेस्ट पेन को हमें ध्यान देना चाहिए।
तो चेस्ट पेन ऐसे होता है जैसे कि किसी ने आपको जकड़ लिया है आपकी छाती को और आपको तंग कर रहा है, वो आपको पसीना आ रहा है, बेहोश भी हो सकते हैं, चक्कर आते हैं। पर कई बार चेस्ट पेन नहीं भी होता और कई कई बार तो पहला जो सिम्टम होता है वो सडन डेथ की तरह आता है। तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और कुछ लोगों में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, कई लोगों को बहुत बदहजमी जैसा फील होता है। तो एनीथिंग दैट मेक्स यू नॉट नॉर्मल, आउट ऑफ ट्यून, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलके अपना ईसीजी और अलग टेस्ट कराने चाहिए जिससे पता लगे कि ये हार्ट डिजीज तो नहीं है। अगर हमारे पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसको हमें लगता है हार्ट अटैक, तो पहले हम बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं। बेसिक स्क्रीनिंग में हुआ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्रोपोनिन कॉमनली लोग जानते हैं, और ईसीजी करते हैं। अगर ईसीजी में चेंजेस है और ट्रोपोनिन भी बढ़े हुए हैं तब तो वो सीधा हार्ट अटैक है। तो हमें, अगर पेशेंट का हिस्ट्री लेस देन 24 आवर्स का है तो पेशेंट कैथ लैब में जाता है, उसका एंजियोग्राफी होती है। अगर एंजियोग्राफी में किस तरह का ब्लॉकेजेस है भी या नहीं है, उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी सिम्टम्स हमारे हार्ट अटैक जैसे मिल रहे हैं, बट ना ईसीजी में चेंजेस हैं, ना ब्लड एंजाइम्स में कुछ चेंजेस हैं। वैसे पेशेंट को हम लोग इमरजेंसी में ही होल्ड करते हैं। 6 आवर्स वेट करना चाहिए। 6 आवर्स के बाद फिर से एक सेट रिपीट करना चाहिए, और उसमें भी नहीं है देन वी कैन से कि हाँ ये चांसेस कम है। और तीसरा सबसेट आता है कि एंजाइम्स बढ़े हैं, ईसीजी में चेंजेस नहीं है, तो तब भी हमें हार्ट अटैक की ही तरह ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें प्राइमरी एंजियोग्राफी का सबसे बड़ा रोल है। एंजियोग्राफी के बेसिस पे अगर हार्ट अटैक ऑनगोइंग है तो एंजियोप्लास्टी, जिसको स्टेंट के बोलते हैं। अगर हार्ट अटैक नहीं है और बाकी ट्रिपल वेसल या मल्टीपल नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तब हम पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं कि उनको स्टेंट से फायदा होगा या सर्जरी की जरूरत है, या ऐसा डिफ्यूज डिजीज है, एक कंडीशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, हम तो फिर हम मेडिसिन दे के भी चीज़ों को वेट करते हैं और देखते हैं पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है उसके बाद हम लोग जैसे इनिशियली एडमिशन करके ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, या कभी कभी रेयरली बाईपास सर्जरी हो हार्ट अटैक के बाद, तो उसके बाद हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं। वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हम एडवाइस करते हैं कि कितना इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, डाइट प्रिकॉशंस, वेट कंट्रोल, जैसा मैंने बताया, ये सब चीजें, उनका रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हैं। और कार्डियक रिहैबिलिटेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिकवरी का, और उसको हम करीब 6 हफ्ता एक प्रोटोकॉल होता है, और उसके बाद उसकी ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल बेटर करते चले जाते हैं। डूज एंड डोंट्स आफ्टर अ हार्ट अटैक, इसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो जाती है, उसके बाद पहले 1 हफ्ते हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को घर पे ही रहे, थोड़ा बहुत चलना फिरना, हमारी फिजियोथेरेपी टीम होती है, वो एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाती है। शुरू शुरू में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट घर पे ही थोड़ा बहुत चले फिरे, सुबह शाम 10-15 मिनट वॉकिंग करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, प्राणायाम करे, दवाइयाँ टाइम से खाए, एक तरह से सात्विक हेल्दी भोजन खाए। ये सब प्रिकॉशंस लेके फर्स्ट 1 वीक के बाद हम रिव्यू करते हैं पेशेंट को। उसके बाद फिर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनता है जिसमें इंडिविजुअल की एज, प्रीवियस फिजिकल एक्टिविटी भी देखी जाती है कि कितना फिट था। उसके हिसाब से धीरे धीरे हम प्रोटोकॉल बनाते हैं अगले 6 वीक्स का, जिसमें कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, स्टैमिना बिल्डअप करते हैं, दवाइयाँ स्टेबलाइज करते हैं। तो इसमें वक्त लगता है 6 से 8 हफ्ते का पूरा प्रोटोकॉल होता है ऑफ कार्डियक रिहैबिलिटेशन। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो सिंपल चीजें हमें हमारे खाने पीने में ध्यान रखनी है वो ये है कि हम फल और सब्जियों का सेवन थोड़ा ज्यादा करें। दूसरा ये रहेगा कि बाहर का या फिर जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, उसका सेवन कम से कम करें, या प्रेफरेबली अगर अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। बिकॉज वो जो पैकेट फूड है या फिर बाहर का खाना है वो यूजुअली लोडेड रहता है
अनहेल्दी फैट्स है या फिर बहुत सारे मसाले जिसमें नमक का प्रमाण ज्यादा रहता है, जिसके नमक का प्रमाण ज्यादा यानी सोडियम लेवल ज्यादा, सो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है हाई ब्लड प्रेशर और ऑब्वियसली एक अनहेल्दी हार्ट हेल्थ के लिए। सो प्रेफरेबली बाहर की चीजें और पैकेट फूड 100% या फिर एटलीस्ट कम से कम खाए, और जब भी खाते हैं तो एक मिनिमल पोर्शन में खाएं। थर्ड ये रहेगा कि एक हेल्दी हार्ट के लिए प्रेफरेबली आप कौन से टाइप का ऑयल कंज्यूम करते हो कुकिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज आजकल मार्केट्स में हमें बहुत वेराइटी ऑफ ऑयल्स मिलते हैं, रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मिलते हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगी फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ कि प्रेफरेबली रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करें, चूज प्रेफरेबली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। दूसरा ये कि अगर आपके घर पे घी बनता है या फिर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ घी दे सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली घी इज अ बेस्ट मीडियम फॉर कुकिंग फॉर गुड हार्ट हेल्थ। सो प्रेफरेबली घी में सारी कुकिंग करें, जैसे आपके सब्जी है, दाल है, उसके लिए घी यूज करें या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स, अगेन रिफाइंड ऑयल्स अनहेल्दी थोड़े ज्यादा होते हैं या फिर हार्ट हेल्थ को नुकसान करते हैं, बिकॉज उसके जो प्रोसेसेस है उसमें बहुत केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, ऑक्सीडेशन, सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण वो हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। थर्ड, जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो खान पान के साथ ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी और एक अच्छी नींद दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट दिन में 30 मिनट तो आप थोड़ा व्यायाम करें, किसी भी तरह का व्यायाम। अगर कोई व्यायाम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक जो हम बोलते हैं, 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज लाइक आपके हार्ट हेल्थ के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। और दूसरा है कि आपकी नींद, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारी स्लीप पैटर्न है या स्लीप टाइमिंग्स है। तो कोशिश करें कि आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ। फॉर हार्ट हेल्दी डाइट ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें। सो आपकी जो भी खाने की प्लेट रहेगी कोशिश करना है कि वो 50% फुल ऑफ वेजिटेबल्स हो, सीजनल वेजिटेबल हो एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल हो एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल टाइप ऑफ वेजिटेबल। दिन के एटलीस्ट 2 से 3 फ्रूट्स आप हैप्पीली खा सकते हो इफ यू आर नॉट अ डायबिटिक ऑब्वियसली। तो दिन के 2 से 3 फ्रूट्स। थर्ड ये रहेगा कि ऑयल कंजम्पशन। सो कोशिश ये करना है व्हेन इट कम्स टू ऑयल कंजम्पशन, पर पर्सन शुड नॉट रिक्वायर मोर देन ½ लीटर ऑफ ऑयल पर मंथ। सो एक इंसान के लिए ½ लीटर तेल पूरे महीने में लगना चाहिए। तो आप जितने फैमिली मेंबर्स हो आप उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके यू कैन स्टोर द ऑयल। फोर्थ फैक्टर ये है कि टाइप ऑफ ऑयल आप कौन सा कंज्यूम करते हो वो मैटर करेगा। नो रिफाइंड ऑयल, प्रेफरेबली सीड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या फिर होममेड घी वुड बी अ बेटर ऑप्शन। थर्ड, पापड़, पिकल, रेडी टू ईट फूड आइटम, केचप, सॉसेस प्रेफरेबली कोशिश करना है कि आप उसे अवॉइड करो, और अगर कंज्यूम होता है बहुत ही कम प्रमाण में खाना है जब भी आप खाते हो। 6th, मैदा बेस्ड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, खारी हो गया, टोस्ट हो गया, बिकॉज उसमें हिडन सोडियम तो रहता ही है, प्लस वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ाने में या वजन बढ़ाने में। एंड फॉर गुड हार्ट हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहेगा कि आप अपना वेट नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखें। द अदर थिंग वुड बी कि अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग प्रेफरेबली वो अवॉइड करना है। दैट विल बी द मोस्ट बैड थिंग फॉर अ हार्ट हेल्थ। तो कोशिश ये करना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्रेफरेबली पहले नंबर ऑफ सिगरेट्स इन अ डे रिड्यूस करके 0 डाउन करो। अल्कोहल कंजम्पशन है तो प्रेफरेबली फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी रिड्यूस करो एंड देन 0 डाउन। बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि नो अल्कोहल कंजम्पशन, नो स्मोकिंग फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ। गुड स्लीप क्वालिटी वुड मैटर। तो कोशिश ये करना है कि आप अपनी दिन की 7 से 8 घंटे की जो इम्पोर्टेंट नींद है वो पूरी करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें स्लीप पे। द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक्सरसाइज। सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम सब अभी एक बहुत ही डेस्क ओरिएंटेड जॉब्स में है। सो कोशिश ये करना है कि दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स जो भी एक्सरसाइज आप एंजॉय करते हो वो। एंड अगर आपका काम डेस्क जॉब है तो हर 1 घंटे या हर 1.5 घंटे में आप डेस्क छोड़ के थोड़ा सा वॉक करो,
ताकि देर इज अ गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड आप पूरा दिन एक जगह पे नहीं बैठे हो। बिकॉज अगर आप पूरा दिन एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका ब्लड फ्लो तो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। प्लस द अदर थिंग इज कि वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, एंड वजन के कारण इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट हेल्थ ऑल्सो। हार्ट हेल्थ के लिए जो फूड्स अवॉइड करने हैं 100%, हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि सोडियम रिच फूड्स जो रहते हैं या फिर जिसमें सोडियम का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है वो फूड्स अवॉइड करें। अब जब हम सोडियम की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि सोडियम यूजुअली हमारे पैकेट प्रोसेस्ड फूड्स में ज्यादा रहता है। दूसरा रहता है कि अगर आप रेगुलरली पापड़ और अचार का कंजम्पशन करते हो, या केचप घर पे बहुत ज्यादा यूज होता है, या चाइनीज सॉसेस ज्यादा यूज होता है, तो ये सारी चीजों का कंजम्पशन थोड़ा कम करे या अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है। बिकॉज आपका पापड़ है, अचार है या फिर चाइनीज सॉसेस है, उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, उसे हम अनहेल्दी कहते हैं हार्ट के लिए। सो प्रेफरेबली वो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। जो रेडी टू ईट काइंड ऑफ फूड आइटम्स रहते हैं जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाला और इट इज रेडी टू ईट, तो वो चीजें अवॉइड करें अगेन, बिकॉज उसमें सोडियम एज अ प्रेजर्वेटिव काम करता है और ऑब्वियसली वो ट्रांस फैट भी बहुत ज्यादा रहता है, और ये दोनों चीजें हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सो प्रेफरेबली अवॉइड करना बेटर है। एंड एज आई सेड, थर्ड फैक्टर, रिफाइंड ऑयल्स अगर अवॉइड कर सको तो बेटर है। एंड प्रेफरेबली स्विच टू हेल्दी फैट ऑप्शंस। हेल्दी फैट ऑप्शंस जो हमारे या तो नट्स एंड सीड से आते हैं, या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से आते हैं, या फिर होममेड घी से आता है। हमें सबसे पहले तो अपनी अगर लाइफस्टाइल को जो चेंजेस कर सकते हैं फिर से वहीं से शुरू करते हैं। एक आदमी जिसका लाइफस्टाइल नॉर्मल अपना ऑफिस जाना आना है, उसको वीक में एटलीस्ट 5 डेज 40 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का मेरा ये मतलब नहीं है कि ट्रेडमिल करो या जिमिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग वेयर यू गेट स्वेटिंग। तो अगर 5 डेज ऑफ ए वीक कर रहे हैं तो ये आपका फिजिकल एक्टिविटी वाला कोटा पूरा करता है, अदर देन योर वर्क। ये नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ उसके लिए भी मैं वॉक कर रहा हूँ या वहां से आ रहा हूँ, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। अदर देन योर वर्क 4 to 5 डेज 40 to 45 मिनट्स, इट इज गुड। दूसरी चीजें हैं आइसोलेशन। अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारे सर्कल नहीं है, क्योंकि हमें रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी अकेला रहता है उसका स्ट्रेस बिल्ड करता है, बट हम डी स्ट्रेस हो जाते हैं व्हेन वी कम टू आवर फ्रेंड्स और फैमिली। तो इस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है तो यू शुड फाइंड वेज वेयर यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ। इट कैन बी विथ योर फैमिली, इट कैन बी विथ योर फ्रेंड, इट कैन जस्ट बी रीडिंग बुक्स और प्लेइंग सम स्पोर्ट्स। तीसरा, हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और बाकी बहुत सारे टोबैको के फॉर्म है, हमें कोशिश करना है कि हम ना लें। बट अगर हम ऑलरेडी बहुत एडिक्टेड है तो ग्रेजुअली उसको वीन करना है, हमें उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं। अगर हम लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, तो हमें इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो ठीक ही होगा। दवाई लिखी है, बॉडी में चेंजेस आते हैं एज योर एज ग्रोज, सिचुएशन, क्लाइमेट, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो वो आपको डॉक्टर तो दूर रह रहा है, उसने तो एक मेडिसिन दी है उस सिचुएशन को देख के जब वो आप उनके पास गए थे। अगर हम मॉनिटर करेंगे, हम अपना ब्लड शुगर लेवल देखेंगे, हाइपरटेंशन लेवल देखेंगे, अगर हमें ऊपर फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो वी कैन गो बैक टू द डॉक्टर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ड्रग। इट इज़ नॉट कि एक बार दवा लिख दी तो हम साल भर बाद ही जाएंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने देखा है पेशेंट के पास कि दवा तो चली रही है तो ठीक ही होगा। नहीं, ये सोचना एकदम गलत है। स्लीप, हमारा नॉर्मली ये प्रॉब्लम मैंने 20s to 45-50 वाले एज ग्रुप में देखा है। इसमें लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं करियर को लेके, अपने काम को लेके, तो इन द एंड वो अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं इतना कम सोऊं और एक्स्ट्रा काम यूज कर लूं। तो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, बॉडी में जो वियर एंड टियर हुआ है उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो अभी 1-2 दिन में नहीं पता चलेगा, बट व्हेन इट बिकम्स क्रॉनिक चीजें प्रॉब्लम देना शुरू करती हैं, और धीरे धीरे एक छोटा सा प्रॉब्लम ग्रेजुअली वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ योगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको अपने आप को देखना है, अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करना है, और फिर उसको कोशिश करना है कि आप कितना पॉजिटिव कर सकें। देखो, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा, लोग एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश में ओवर जीलस एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या कुछ चीज़ें डाइट का कर लेते हैं, वो भी डेंजरस हो जाता है।
डाइट में देखेंगे विटामिन डेफिशिएंसीज, बहुत सारी डेफिशिएंसीज के साथ पेशेंट आते हैं कि नहीं हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, जो जिम में कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग लेवल के लोगों की डेथ हो रही है, वो भी एक इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि लोग एक दूसरे को देख के माइंडलेसली फॉलो कर रहे हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज अलॉन्ग विद वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट एक हफ्ते में 150 मिनट करना है। दूसरा, अगर आप स्मोक करते हैं तो उसे बंद करना है। तीसरा, आपको अल्कोहल की क्वांटिटी को लिमिट करना है। चौथा, आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे साउंड अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए। पांचवा, आपको अपने डेली शेड्यूल में स्ट्रेस, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। बीएमआई आपका 18 से लेके 24 के बीच में रखना है। आपको अपने खाने में सैचुरेटेड फैट कम करना है। ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है, टोटली जीरो करना है। आपको पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स को क्वांटिटी को सीजनल फ्रूट्स की क्वांटिटी लेनी है। आपने वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करना है। आपको प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है खाने में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम रखना है। नमक की क्वांटिटी को कम रखना है। ये सारी चीजें आपको करना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जो आपको अवॉइड करना है वो स्मोकिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्कोहल की मात्रा कम करना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। अगर आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है अपने फैमिली में हार्ट डिजीज के, तो भी आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए।